आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। गाँव में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है, जिसमें कि पहले पंचायतों का इलेक्शन किया गया और उसमें सरपंच बनाए गए, उसके बाद बीडीसी चेयरमैन बनाए गए और उसके बाद जो उसका आखिरी पड़ाव था डीडीसी चेयरमैन, वो भी जो है केंद्र सरकार ने पहली बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए और लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने उम्मीदवार को चुना। लेकिन आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हार्डकोर कांग्रेसी हैं, 1993 से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं और आज 2021 है, 2021 में भी वो कांग्रेस के साथ जो है शाना बशाना चल रहे हैं। तो आज हम इनसे मिलने आए अब्दुल गनी भट्ट जी से, जो बीडीसी चेयरमैन कास्तीगढ़ हैं। और ये इलाका मैं आपको बता दूं कि ये चिनाब के उस पार भी ये इलाका पड़ता है और इस पार भी पड़ता है। इट मीन्स कि यहाँ पे वोट लेना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि कैंपेनिंग में जो है आपने 10-10 घरों के लिए कम से कम 30-30 किलोमीटर चलना है और लोगों से बातचीत करनी है। तो हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि कास्तीगढ़ सीट जो है वो कांग्रेस हार चुकी है और उसके अलावा जो है असर की सीट भी हार चुकी है। ये दोनों सीटें जो थी, अगर कांग्रेस को मिलती तो शायद कांग्रेस अपना बीडीसी चेयरमैन बना सकती थी। तो क्या वजूहत ऐसे रहे कि कांग्रेस को यहाँ पर ख़ासतौर पर कास्तीगढ़ में एक धचका लगा? आज हम बात करेंगे अब्दुल गनी भट्ट जी से। अब्दुल गनी भट्ट जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू, शुक्रिया। भट्ट साहब, आप हमें बताएं सबसे पहले कि क्या वजूहात, ऐसी क्या चीज़ें रही जिन चीज़ों से जो है कांग्रेस, जो एक ज़माने में, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जी का जब नाम लिया जाता है तो उनको जोड़ा जाता है डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ, चिनाब रीजन के साथ, तो क्या ऐसी चीज़ें रही कि आज़ाद साहब की जो वो लहर थी एक ज़माने में, उस लहर को आज ख़ासतौर पर मोदी राज में वो दिख नहीं रही है? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप हमारे पास यहां पर अपना टाइम वक़्फ़ करके आए। जहाँ तक आपने आज़ाद साहब की बात की, तो आज़ाद साहब की लहर जो थी, तो उस लहर ने कांग्रेस को यहाँ दोबारा ज़िंदा किया था और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी आज़ाद साहब के दौरान में। इस वक्त भी वही डेवलपमेंट आगे चल रही है और जो भी सरकारें हैं वो उन्हीं कामों को गिन रही हैं जो आज़ाद साहब ने किए हैं। रहा आपका सवाल के इलेक्शन में कांग्रेस कास्तीगढ़ सीट से और असर सीट से क्यों हार गई, मैं आपको क्लियर बता लूँ कि हमारा 1993 से लेकर मेरा जो तजर्बा है कांग्रेस पार्टी से में, और आज तक हम कास्तीगढ़ में कभी भी नहीं कांग्रेस से हारे हैं। मैं जीता हूँ 3 बार, मैंने खुद भी इलेक्शन लड़ा है, 2 बार सरपंच का और 1 बार बीडीसी चेयरमैन। बहसीते कांग्रेसी होकर मैं वहाँ जीता हूँ और मेरे ब्लॉक में 11 पंचायतें जो हैं उनमें हमारे ऐसे हार्ड वर्कर हैं। हर पंचायत में 50 से 60 वर्कर मैंने तैयार करके रखे हुए और वहाँ पे हारने की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन इस साल हारने का कारण यही बना कि हमारे मैंडेट जो दिए गए थे वो हमारे कांग्रेस की मर्ज़ी के बगैर ही दिए गए। मुझे किसी ने नहीं पूछा। हमारे जो एक्स एमएलए अशोक जी थे या एक्स एमएलसी श्यामलाल जी थे, उनको नहीं पूछा गया। तो इन 2 कास्तीगढ़ ब्लॉक और असर 2 ब्लॉकों में जो मैंडेट गलत दिया गया, उसी कारण कांग्रेस वहाँ से हारी। आपको नहीं लगता है भट्ट साहब कि कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि कांग्रेस जब से रिवैम्प हुई है स्टेट में, आज़ाद जी का जो कहीं पे पोस्टर में नाम, फोटोग्राफ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये आपके इस डोडा रीजन में जो है फोटोग्राफ लगाया गया, लेकिन जो जम्मू प्रोविंस में जो हेड ऑफिस भी आपका है, वहाँ से भी जो है उनका जो है चित्र निकाला गया। और उसके बाद जिस तरीके की सियासत आज कांग्रेस में चल रही है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आज़ाद साहब को साइडलाइन कर दिया गया है? ऐसा देखने में आता है, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद साहब का जो ग्रुप है, आज़ाद साहब के साथ जो हम लोग जुड़े हुए हैं, उनको आज की इस इलेक्शन की जो ये थी मैंडेट देने का चक्कर था, तो उससे उनको साइड लाइन किया गया। और हमें भी लगता है कि आज़ाद साहब के बंदों को, आज़ाद साहब की गैंग को, आज़ाद साहब के जो लीडर आगे उनको जो मानते हैं, उनके साथ जो चलते हैं, उनको साइड लाइन किया गया और इसी कारण उनको मैंडेट नहीं गया। तब ही कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट डोडा में 4 ही सीटें लेगी, जबकि इन्होंने 12-13 सीटें लेनी चाहिए थी और उसी कारण ये हार गए, क्योंकि आज़ाद साहब के ग्रुप को और आज़ाद साहब को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और यही ढोंस रचाया इन्होंने, जिससे इस वक्त कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट डोडा में सिर्फ 4 सीटें लेगी। वो भी 2 जगह पे उन्होंने ये जो अलायंस किया और वहाँ 1 जगह कांग्रेस की सीट निकली और 1 जगह एनसी की, मरहमत और गोंदा में। बाकी जगहों पे इन्होंने अपने अपने ग्रुप के हिसाब से जिन्होंने मैंडेट यहाँ पे बांटा, क्योंकि हेड ऑफिस से तो मैंडेट सपोज़ करें कि आपके नाम पे आया और यहाँ पे जो लीडर हमारे बैठे हुए हैं उन्होंने आपको नहीं दिया, उन्होंने दूसरे आदमी को दिया अपनी मर्ज़ी से।
और अपनी मर्जी से मैंडेट देने से ही ये ऐसा हुआ कि कांग्रेस इस वक्त हार गई, अदरवाइज ऐसी बात नहीं थी, यहाँ हारने के कोई चांसेस नहीं थे कांग्रेस के। आप आज़ाद साहब के साथ जुड़े हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़े? मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ और आज़ाद साहब के साथ भी जुड़ा हूँ, क्योंकि जब मैं 1993 में कांग्रेस में आया हूँ तो आज़ाद साहब के भाई मुस्तफा साहब से जुड़ा हुआ हूँ। तब से मैं आज तक इसी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये कांग्रेसी है। इन्होंने आज तक, आज़ाद साहब का ये रिकॉर्ड है कि आज़ाद साहब ने कभी भी कांग्रेस के अलावा किसी भी दूसरी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया, और हम भी उसी उनके नक्श कदम पे चलते हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। एज ए बीडीसी चेयरमैन, खास तौर पे आज केंद्र सरकार ने एक 370 के बाद एक कानून आया है, जिस कानून को इम्प्लीमेंट जो है पीडीपी बीजेपी सरकार भी नहीं करवा पाई और कांग्रेस भी नहीं करवा पाई, बिकॉज 2006 में ये कानून आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट के आने से क्या आपको लगता है कि यहाँ के खास तौर पर, ये सारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आप भी जो निर्भर है जंगलों के ऊपर ही निर्भर है, तो आपको लगता है कि इस कानून के आने से जो है ना, आम लोगों को जो जंगलों में रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, उनको कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कानून है, और इस कानून को लाने से यहाँ गरीब लोगों को, खासकर जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, जो जंगलों के एरिया में ज़्यादातर वाबस्ता हैं, वो उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसमें ये एक चीज़ देखने को आई है कि जो इन्होंने कमेटियाँ बनाई हैं, उन कमेटियों में आम लोगों को, नौजवान पढ़े लिखे लोगों को, संजीदा लोगों को रखना चाहिए था, नंबर एक। उससे क्या है कि वो हर वक्त गरीब लोगों की सहायता के लिए आगे निकले। दूसरा, मैंने ये सुना और मैं लोगों से भी रब्ता कायम किया हूँ, खासकर अपने ब्लॉक में। मुझे लोगों की ज़्यादातर शिकायतें आई कि जो कमेटियाँ वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट, इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, हमारी BDO साहब वगैरह हैं, उनके जो आगे एम्प्लॉइज़ जहाँ भी उनने कमेटियाँ बनाई, उन्होंने सिर्फ PRI के मेंबरों को ही ज़्यादा उस कमेटी में रखा गया, जबकि उनको नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंबर बने हुए हैं, वो PRI काम कर रही है और अच्छा काम चल रहा है उनका, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सारे लोग अच्छे हैं। मगर इस जंगलात की कमेटी में उन्होंने दूसरे लोगों को टाइम देना चाहिए था, जो लोग बेकार हैं, जो लोग इस वक्त चाहते हैं काम करना और आगे निकलना, तो उन्हीं को ज़्यादा देना चाहिए था, इस कमेटी में तरजीह देनी चाहिए थी। इसमें मैं भी मुखालफत करता हूँ कि जो PRI के मेंबर इसमें रखे गए हैं, चाहे वो पंच हों या सरपंच हों, वो नहीं रखनी चाहिए थे। इसके अलावा बाकी लोगों को टाइम देना चाहिए था। भट्ट साहब, आपको लगता है कि ख़ास तौर पे, क्योंकि इसी कानून में एक प्रावधान है, वो ये है कि जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, गुजर होते हैं, जो एक स्टैटिक एक जगह पे होते हैं, वो जो जंगलात में रहते हैं, उनमें कुछ ज़मीनों का जो तनाज़ा होता है कि ज़मीन वो जो है परमानेंटली सेटल नहीं कर सकते, लेकिन इस कानून में उनको इख्तियारात हैं कि भाई उनको जो है एक परमानेंट सेटलमेंट मिलेगी, और वो ख़ास तौर पे उनको वो इख्तियारात मिलेंगे कि वो जंगलों से जो भी खाना खाते हैं या लकड़ी लेना चाहते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, वो अब ले सकते हैं। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ऑफिशियल्स तंग करते थे लोगों को कि भाई लकड़ी मत काटो। ये आपको लगता है कि ये भी एक राहत है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जंगलों में रहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब लोग जंगलों में रहते हैं, अपना माल मवेशी लेके चला जाते थे, उनकी जो भी वो वहाँ पे वो बनाए हुए ढांचे थे, हम तो उनको अपनी बोली में बोलते हैं उधारियाँ, जो बनाते थे, उनको उठा देते थे जंगलात वाले। अब उनके लिए वो ये एक अच्छी राहत है कि अब आज के बाद उनको कोई भी वो उनके वो उधारियाँ जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं, नहीं उठाएंगे, और जो लकड़ी बालन वगैरह लेने में जंगलात वाले तंग करते थे, वैसा नहीं करेंगे। अब उनके लिए भी एक अच्छी ये सुविधा है और सहायता है, और उनको जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब के अलावा भी हम लोग भी जंगलों में जंगल के नज़दीक रहते हैं, हमें भी लकड़ी बालन वगैरह उठाने का जो है वो अब उसमें इस कानून में राहत मिलने के उम्मीदें करने हैं, और हम इसमें अच्छा समझते हैं कि ये अच्छा कानून है और अच्छी कमेटियाँ आगे आनी चाहिए। सिर्फ कमेटियों पे अब डिपेंड है। दूसरी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने रजौरी पुंछ में देखा होगा, वहाँ पहाड़ी एक नई जो है वो एक किस्म की रिजर्वेशन मिली है, लेकिन अगर देखा जाए चिनाब का पूरा बेल्ट जो है वो पहाड़ी है। बेशक ज़बानें अलग अलग यहाँ पे बोली जाती हैं। कभी आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रपोज़ल गवर्नर साहब को गया या हायर अथॉरिटीज़ को गया कि यहाँ के लोग, बेशक RBA उनके पास है, लेकिन RBA को मान्यता नहीं है जो मान्यता शायद मिलने वाली है पहाड़ियों को? क्या आप भी कोई ऐसी रिजर्वेशन का जो है आगे आने वाले वक्त में सरकार के सामने कोई प्रपोज़ल रखेंगे कि भाई हमें भी कोई रिजर्वेशन मिले, जिस रिजर्वेशन से जो है ख़ास तौर पे यहाँ के नौजवानों को जॉब मिले? सेंटर जो पोस्टें होती हैं उनमें RBA तो आपकी लगती नहीं है, तो उसमें भी रिजर्वेशन जो है
मिले। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हम भी बनाना चाहते हैं और करना चाहते हैं, और गवर्नर साहब के नॉलेज में ये बात लाना चाहते हैं कि हम यहाँ से जो भी रेजोल्यूशन बना के देंगे और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अच्छा यहाँ के नौजवानों को मिलना चाहिए रोज़गार, क्योंकि इस वक्त कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, और उससे फ़ायदा है कि रोज़गार मिलने के चांस आगे बढ़ जाएंगे, और ये होना चाहिए, ये अच्छा है। और हम डीडीसी इलेक्शन के ही कुछ सवालात दो हैं जो लोगों ने हमें कहे थे कि आप किसी कांग्रेस मैन से पूछें, तो उसमें दो सवालात हैं। एक सवालात ये कि जब मैंडेट बांटे गए खासतौर पर डीडीसी के, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो है इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है? जैसे आपने खुद कहा कि जो मैंडेट मिलने वाला था उस पहले नहीं दिया, अचानक जो है दूसरे को मैंडेट दिया गया। एक दूसरा सवाल ये है कि लोग डोडा के ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने और एनसी ने जानबूझ के बीजेपी को जितवाया, अदरवाइज़ अगर कांग्रेस और एनसी मिल के लड़ती तो शायद उनके पास 8 से 10 सीटें हो सकती थी। डोडा डीडीसी चेयरमैन के लिए वो दावेदार हो सकते। हाँ देखिए, इसमें यह है कि अगर कांग्रेस और एनसी मिलकर इस वक्त जैसे बाकी जगहों पे हुआ, या डिस्ट्रिक्ट डोडा में सिर्फ मरमत ब्लॉक में और गुन्ना ब्लॉक में हुआ, अगर कांग्रेस और एनसी यहाँ हर सीट पे मिलकर लड़ती तो मेरे ख्याल में 14 की 14 सीटें कांग्रेस और एनसी ले जाती, और इस वक्त डीडीसी चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट में बनता वो कांग्रेस पार्टी का बनता, चाहे उसमें एनसी भी शामिल थी। लेकिन मैंडेट इन्होंने जो के त्यों किए, जिसका मैंडेट जिसको देना था उसको नहीं दिया, जिसको नहीं देना था उसको दिया, तो उस पर ये शक होता है, लोगों को भी शक है, और आम खास लोगों के जहन में यही बात है कि ये मैंडेट जो है शायद ये बेचे गए और तभी ऐसा हुआ। लेकिन मैंने ये कहूँ कि किसी ने पैसे खाए हैं, ये आपस में इलेक्शन में प्रोपेगेंडा होता है, या इलेक्शन ट्रुंड होता है, इसमें लोग एक दूसरे पे बदनामी देते हैं या बोलते हैं, सच क्या है झूठ क्या है वो तो गॉड नोज, ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन शक की नज़र में हम देखें तो अगर मैंडेट एक आदमी के नाम पे आता है सेंटर से या स्टेट से, जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है वो देता है, तो फिर यहाँ पे आके उस मैंडेट को चेंज क्यों हुआ, उसलिए शक पे लोग कहते हैं कि इन्होंने मैंडेट को बेचा होगा। हाँ, दूसरा एक सवाल ये भी है कि ख़ास तौर पे आपको ये नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो है पीछे से गठबंधन होता है इन पार्टियों का, कि बीजेपी का गठबंधन हो, शक्ति परिहार को हराने के लिए खुद जो है उन्होंने इस तरीके का ये खेल रचा हो कि हमने 2 जगहों से शक्ति परिहार को हराना है, मे भी उसको नेक्स्ट ईयर जो है अगर एमएलए के इलेक्शन होते हैं तो उसको टिकट ना मिले, और जो है बाकी सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे, हम फिर लड़ेंगे और जो है बीजेपी को सीटें देंगे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस या एनसी का कोई ना कोई रोल होगा बीजेपी के साथ? नहीं देखिए, बीजेपी के साथ कांग्रेस और एनसी का रोल नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक बात है कि अगर कांग्रेस और एनसी ने यहाँ पे स्टेट में सरकार बनानी है या सीटें लेनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आज़ाद साहब वापस जम्मू कश्मीर में भेजना चाहिए और उनको सौंपना चाहिए काम, और फिर यहाँ पे कांग्रेस भी और एनसी भी सरकार बना सकती है। हाँ बिल्कुल, आज़ाद साहब के बगैर यहाँ पे कोई भी सियासी लीडर जो है वो सरकार बना नहीं सकते हैं, और ना ही ये काम उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आज़ाद साहब ने किया है, और ना ही ऐसा कोई कर सकेगा। और आज़ाद साहब को अगर वो स्टेट में भेजेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, उसमें सपोर्ट एनसी भी अगर करेगी तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है। तो अगर ये लड़ते रहे तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कभी ये सरकार बना पाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जैसे इन्होंने आज किया, आज तो इनको सुनहरी चांस था कि एक जब गुपकार अलायंस हुआ था उसमें इनको एक अच्छा चांस था आज बीजेपी को हटाने का, लेकिन नहीं हटा पाए। तो वो तो सियासत और सोच में ही फ़र्क है ना इनकी। अब यहाँ आज़ाद साहब को अगर कांग्रेस काम सौंपेगी तो मेरे ख्याल में इस वक्त स्टेट में सबसे ज़्यादा सीटें जो थी वो कांग्रेस की और एनसी की ले सकती थी। तो ये थे हमारे साथ भट्ट साहब जो बीडीसी चेयरमैन कास्तीगढ़ है। इन्होंने एक चीज़ बिल्कुल साफ शफाफ लफ्ज़ों में कह दी है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद जी यहाँ पे होते, यहाँ के प्रभारी बनाए जाते, तो शायद जो चुनाव के नतीजे हैं वो कुछ और होते, और जो लोग आज जो है प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं ना कहीं जो है अभी कमज़ोर हैं, उनको अभी सियासत का उतना तजुर्बा नहीं है जितना तजुर्बा गुलाम नबी आज़ाद जी को था। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन, हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे।